सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो DSSB की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली हुई हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, पार्ट वाइज कौन कौन सी बुक्स या रेफरेंस बुक यूज़ करनी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। एडवर्टाइजमेंट का जो डिस्कशन है वो आप बहुत देख चुके होंगे यूट्यूब पे, इतनी वैकेंसी आई हैं, ये होगा वो होगा। मेरा फोकस ये है कि तैयारी आपको करनी कैसे है और जो मेरा अपना अनुभव है उसी बेसिस पर मैं बताऊंगा, क्योंकि प्राइमरी का भी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी तीनों ही पेपर जो है वो उनमें सफल हो चुका हूं मैं। तो उस बिहाफ पे जो मुझे ज़रूरी लगता है कि जो आपको बताना चाहिए उसी टॉपिक पर बात करूंगा मैं। एडवर्टाइजमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। अभी से कट ऑफ भी बताने लग गए हैं तो वो मेरा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, पेपर हुआ भी नहीं है और कट ऑफ जो खेल है वो यहाँ नहीं खेलूँगा मैं। ना तो मैं आपका ज़्यादा समय आपका ख़राब करूँगा, ना मैं अपना करूँगा। सीधे वे जो मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा बहुत कम की जाती है, सीधे मैं उसी मुद्दे पर बात करूँगा। बुक्स भी हैं मेरे पास और रिसोर्सेज भी हैं। क्या क्या गलती आप करते हैं और कैसे कैसे उनको सुधारना है, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करूँगा। रिवीजन PYQ 200 नंबर का आपका पेपर आता है। पार्ट 1 जो होता है जनरल पेपर या कॉमन पेपर बोला जाता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, 20-20 नंबर के। तो 100 नंबर तो ये हैं और 100 नंबर हैं जो पोस्ट स्पेसिफिक, जैसे आप PRT दे रहे हैं तो 100 नंबर की पेडागोजी साइकोलॉजी का पार्ट आता है। TGT का दे रहे हैं तो उसी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, हिंदी का दे रहे तो हिंदी का, इंग्लिश का दे रहे तो इंग्लिश का। फिर रीजनिंग, जीके, इनकी सभी सब्जेक्ट्स के कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, बुक्स वगैरह, रिवीजन, इम्पोर्टेंट पॉइंट। और जब पेपर अटैम्प्ट आप करते हैं उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर 1 के क्या मायने हैं, टाइम टेबल वगैरह, मोटिवेशन वगैरह, सबका विस्तार से चर्चा करूँगा। 15-20 मिनट का जो वीडियो है उसमें ये सब कवर नहीं हो पाएगा कि मैं जल्दी जल्दी ये बता दूं, ये फॉलो कर लीजिए, मैंने ये फॉलो किया था। जैसे आजकल इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, मैंने इस टीचर का पढ़ा था, उस टीचर का पढ़ा था, बेशक वो रिसोर्सेज यूज ना की हो, प्रचार जो प्रसार चल रहा है वो मेरा डिस्कशन का जो मुद्दा है वो नहीं है। शुरू कर लेता हूँ, पहले सब्जेक्ट पे आता हूँ। 5 बार जो DSSB का जो एग्ज़ाम है वो निकाला है मैंने, उसमें PRT भी है, TGT भी है, 2 TGT हैं और PGT है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। तो उसी भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। पहली बात तो ये है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन कट ऑफ का डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो जिसकी तैयारी थोड़ी कम है वो भी 15 नंबर 13 नंबर निकाल ले रहा है, और एवरेज तैयारी है तो 16-17, बहुत अच्छी तैयारी है तो 20 नंबर। लगभग जो कैंडिडेट मैंने देखे हैं उनका रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कमज़ोर नहीं मिलता है। वो सबका अपना अपना वैसे हो भी सकता है कि किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ मैंने आमतौर पर ऐसा देखा है कि 1-2 नंबर 3 नंबर, लेकिन ये भी जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो फिर लास्ट में जाके ये बड़ा मार्जिन हो जाता है। रीजनिंग की जो बुक मैंने यूज़ की थी, एक ही बुक लेके आया हूँ आज तक और इसी से पढ़ा हूँ, चाहे मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया है। वर्बल और नॉन वर्बल है, रीजनिंग टेस्ट है, ये इसका इंडेक्स है। अभी जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है उसमें क्या है कि नॉन वर्बल के सवाल भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो इस बुक में दोनों चीज़ें शामिल है। आपके पास हो सकता है कोई और बुक हो, एक और जो कंटेंट चला हुआ है वो ऑनलाइन का, वो भी बेटर कंटेंट है। बात यह है कि टॉपिक सारे आपके जहाँ से कवर हो जाएं वो मेथड यूज कीजिए। अब इसमें किसी टीचर की आवश्यकता मोस्टली नहीं पड़ती है, जैसे कि सीरीज टेस्ट है, कोई भी टॉपिक मैंने उठा लिया तो यहाँ इनके क्वेश्चन दे रखे हैं और लास्ट में सॉल्यूशन दे रखे हैं। इन सॉल्यूशनों को पढ़ने में या इनको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है बजाय मैथ के। मैथ का मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 2 से गुणा कर रखी है, 2 से भाग कर रखी है, हर एक का लास्ट में फिर सॉल्यूशन दे रखा है। तो जो एक ही बुक या एक ही
जो ऑनलाइन सोर्स यदि यूज कर रहे हैं तो एक ही टीचर का जो कंटेंट है वो आपने बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं कि आज रीजनिंग की ये बुक ले आए और अगले दिन फिर आप दूसरी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारा कंटेंट इससे कवर हो रहा है, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन जो नया पुटअप करता है वो तो बाई चांस जो ज़्यादा समय लेने का वो बेशक गलत हो गया वो, नहीं तो मोस्टली कंटेंट इसी बुक से बन गया है। और ना कोई अन्य सोर्स, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन मैं यूज नहीं करता हूँ, एक ही बुक है मेरे पास और इसी से बन जा रहे हैं। वेन डायग्राम आजकल बहुत पूछ रहा है, तो इसका ऑफलाइन भी यूज कर रहे हैं तो भी समस्या नहीं है। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ से बन पा रहे हैं। आपको जो यूट्यूब से टीचर पढ़ा रहे हैं या कोई और सोर्स यूज कर रहे हैं, बेसिक बातें सभी बुक्स में समान है। ये डिफरेंस मिल जाएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन किस में ज़्यादा है और किस में कम है। नॉन वर्बल के आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि नॉन वर्बल के और एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। नॉन वर्बल का हिस्सा अब थोड़ा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज कर दिए हैं, तो ये गलती नहीं करनी कि आप वर्बल वर्बल कर जाएं और ये सोच के कि नॉन वर्बल तो मैं वहाँ बना लूँगा, वो गलती नहीं करनी है। वहाँ एट ए टाइम हो सकता है क्वेश्चन ना बने और एक दो क्वेश्चन में दिमाग खराब हुआ और फिर पूरा पोर्शन जो है गड़बड़ा जाता है। दूसरा जो है, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाएगा आपका, जीके का बता देता हूँ। इतने सारे रिसोर्सेज हैं जितने मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी तरह मैं भी बहुत सारी बुक किताबें वो मैं भी बहुत परचेज करके लाया था और इसमें कुछ असत्य नहीं बताऊंगा मैं। ये सारी बुक्स हैं मेरे पास जो जो आपने सोच रखी हैं, देख रखी हैं, और भी बहुत सारी, सारी नहीं दिखाऊंगा, जो पढ़ना है वही बताऊंगा। अब क्या करते हैं आप लोग, आज ये जिसका कंटेंट, जैसे अब तो पीडीएफ का भी जो ज़माना है वो चल रहा है, लेकिन उससे पढ़ाई नहीं होती है। पीडीएफ से यदि आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ये पढ़ने का तरीका यही है। अब इस टाइप की बुक में 2-4 पेज आप नई नई पुस्तकें शुरू में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट लगेगा आपको। फिर थोड़े दिन बाद आप दूसरा सोर्स यूज करने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ी भूल साबित होती है। एक ये एनसीईआरटी जो सार संग्रह है, इसमें 6ठी से 12वीं की जो एनसीईआरटी है उनके क्वेश्चन दे रखे हैं। बुक सारी बढ़िया हैं, कमी बुक की नहीं है। आप जिस तरीके से तैयारी करते हैं कमी वहाँ रह जाती है। अब 2 दिन इससे पढ़ा, 2 दिन उससे पढ़ा, फिर कोई चीज़ कवर नहीं हो पाएगी। ऐसा भी नहीं करना कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री वहाँ से कर लिया आपने, फिर मिडिवल के लिए या मॉडर्न के लिए दूसरा सोर्स रेफर करें। एक सोर्स को पकड़ लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। अब मैं बता देता हूँ मैंने क्या यूज़ किया था। सबसे पहले ये बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। पहले एक और वर्जन था मेरे पास, वो ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। इसमें क्या है कि जैसे 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 इतिहास का ही पोर्शन है, प्राचीन भारत का दे रखा है, फिर मध्यकालीन भारत का, और ईयर वाइज या जो डेट वाइज बोलते हैं कि इस वंश के बाद इस वंश का शासन आया था, कौन कौन से राजा हुए हैं। तो इसकी क्या है, एक मैपिंग बन जाएगी ब्रेन में कि उसके बाद अच्छा ये हुआ था, फिर दिल्ली सल्तनत, ये इस टाइप से मुगल काल, हर पोर्शन है इसमें। अब याद करें यहाँ से, तो एक चीज़ और ध्यान रखने की है, जो DSSB में जीके पूछ रहा है उसका पैटर्न मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए और उसको कवर कर लीजिए। कारण क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास से नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आप मध्यकालीन भारत और उसके बाद प्राचीन भारत को लीजिए। आप मध्यकालीन और प्राचीन से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम वो कम आते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास क्योंकि रिलेवेंट ज़्यादा है, तो पहले उस पोर्शन को कवर कीजिए और उसके बाद मध्यकालीन पे जाइए, फिर प्राचीन भारत पे। ऐसे ही जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो जैसे भारत और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे आप, तो पहले भारत का भूगोल कीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, फिर आप विश्व के भूगोल की तैयारी करें। ऐसे ही सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें पहले आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पे आइए और उसके बाद फिजिक्स पे। ये वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ। इससे क्या है, जब तैयारी करेंगे तो एक जो बर्डन सा होता है कि ये रह गया वो रह गया है, ये कम हो जाएगा आपका, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ से आने हो वो पोर्शन आप पहले ही निपटा चुके हैं। तो विज्ञान में और
भूगोल में, इतिहास में ऐसे ही करना है। इको के कुछ क्वेश्चन खास तौर से बैंकिंग, मनी बैंकिंग वाले जो पोर्शन है वहाँ से आने लगे हैं, उसको भी आप ज़रूर करके जाइए। कुछ करंट के क्वेश्चन आते हैं, उसका भी मैं बताऊंगा। इसमें से जब डिटेल पढ़ लेंगे तो एक तरह की जो मैपिंग है वो ब्रेन में आपके बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर रह जाएगी आपकी प्रैक्टिस। एक दूसरा सोर्स और है, बहुत पॉपुलर है, जैसे लूसेंट की डिटेल बुक आती है। अगर आपने इसका डिटेल में पढ़ लिया है तो अब लूसेंट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जिसने लूसेंट डिटेल में पढ़ ली है वो ये नहीं पढ़ेगा। अपने काम को या जो वर्कलोड है उसको कम करते चलेंगे आप। ये डिटेल में कर ली है और फिर लूसेंट पे आएंगे तो लूसेंट सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाली, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर लूसेंट डिटेल में पढ़ा है तो प्रैक्टिस सेट किसी और का भी लगा सकते हैं। ये नहीं करना है कि हर चीज़ डिटेल में हर पब्लिशर का या हर राइटर का पढ़े आप। यहाँ से डिटेल में पढ़ लिया जैसे मैंने, और उसके बाद इन चीज़ों की प्रैक्टिस मैं यहाँ से करूँगा। फिर ये भी हो जाएगा कि मेरी लूसेंट भी मोस्टली कवर होगी। दिमाग जो है वो इसी प्रकार से व्यवहार करता है कि आप क्या क्या चीज़ कर चुके हैं, तभी आपका हौसला बढ़ेगा। ये फिर हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से लगा दिए। फिर आपके दिमाग में भी ये रहेगा कि मेरी लूसेंट भी कवर हो चुकी है, या अरिहंत भी, या वो जो भी पब्लिशर आप कर रहे हैं। इसमें एक तरीका और यूज करना है, वो भी बता देता हूँ मैं। जब इनकी प्रैक्टिस करें तो ये करना है आपको, जो क्वेश्चन आपको पहली नज़र में बन पा रहे हैं, आपने कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करी और उस पर टिक कर दिया, पीछे आंसर मिला है, वो ठीक मिल गया, तो इसका मतलब वो जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर है। अब जिस क्वेश्चन में आप अटक गए, ऐसे ही जो नहीं आ रहा है उसको ऐसे मार्क करते चलिए, किसी भी तरह का सर्कल वगैरह या कुछ जो नहीं आ रहा है उस पर लगाते जाइए। एक ध्यान और रखना है, जब लास्ट में आप आंसर मिला रहे थे तो कुछ पे आपने जो टिक किया था वो तुक्के से ठीक हो गया आपका, उस क्वेश्चन पे भी मार्क ऐसे मार्क कर लीजिए। एक तो वे जो आपके गलत हुए हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, एक वे जिनका आपने तुक्का लगाया था गलती से वो ठीक हो गया, सी था सी ही मिल गया, उनको भी मार्क कर लेना है। जब इस पूरी बुक की रिवीजन हो जाए या पूरे किसी एक पोर्शन की जैसे हिस्ट्री की होगी, तो जब आप दोबारा रिवीजन पे आएँ तो वे क्वेश्चन जो पहली ही बार में बन गए थे उनको नहीं देखना है, सिर्फ जिन पे मार्क किया था, जिन पे डाउट था, उनको फिर दोबारा रिवाइज करेंगे आप। ऐसा करके 2-3 रिवीजन करेंगे तो लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपकी कि आप सीधे उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करते चल रहे हैं और अगले टॉपिक पे, फिर अगले टॉपिक पे, फिर अगले टॉपिक पे, ऐसे चलते चले जाएंगे आप। तो जो नहीं आ रहा है उस पर मार्क कीजिए, जो गलती से ठीक हो गया तुक्के से उस पर भी मार्क कीजिए। पहली बार में जो आपने बना लिया जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, उस पर मार्क नहीं करना है, क्योंकि दोबारा रिवीजन पे आएंगे तो हर बार आप पूरी बुक की रिवीजन नहीं करेंगे। एक बार पढ़ लिया है, पूरी बुक से निकल गए हैं और उन पे मार्क कर लिया है जो आपको नहीं आ रहे हैं या आप तुक्का लगा रहे हैं, फिर दोबारा आएँ तो इन्हीं पे मेन रूप से फोकस करेंगे आप। ये तरीका है जीके का। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसकी मल्टीपल रिवीजन करनी है, कोई भी सोर्स आपके पास। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कई जो एग्ज़ाम जैसे हो रहे हैं तो उसमें करंट का और जीके, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो फिक्स नहीं है। किसी साल 15 क्वेश्चन जीके के आगे 5 की करंट अफेयर आ गई, किसी साल 13 क्वेश्चन आगे 7 की करंट अफेयर आ गई, और ये किसी को दोष नहीं दे पाएंगे आप। आपको दोनों ही चीज़ें तैयार करके जानी पड़ेंगी। अब करंट अफेयर का क्या है, एक तो पहली गलती ये नहीं करनी है कि हर रोज़ करंट अफेयर नहीं खेलना है। 15 तारीख की करंट अफेयर, फिर 16 तारीख की करंट अफेयर, फिर नोट्स बना रहे 1-1 घंटे के, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है। वो देखा जाता है आप पेपर किस चीज़ का दे रहे हैं। आप यूपीएससी का दे रहे हैं, आप पीसीएस दे रहे हैं, तो आप करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ वनडे एग्जाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा समय नहीं खराब करना है। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आए तब करंट अफेयर उठानी है, उससे पहले करंट अफेयर आपको पढ़नी भी नहीं है। बुक से करें, ऑनलाइन सोर्स से करें, उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करनी है। पूरे साल करंट अफेयर नहीं करनी है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जैसे जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए तो महीना भर 20 दिन मिलेंगे आपको, तो सर्च करेंगे 9 महीने की, साल भर की करंट अफेयर। मैराथन क्लास को निकाल लीजिए और फिर उसको एक कॉपी पे नोट कीजिए और उसकी 3-4 बार रिवीजन कीजिए, काम हो गया आपका। मंथली कंपाइलेशन मिल जाता है तो वो भी अच्छी बात है। 1 महीना पूरा हो गया, उसके नोट्स बना लीजिए, 2 महीने हो गए, उसके नोट्स बना लीजिए। मैं वो तरीका भी दिखा देता हूँ आपको कि करना कैसे।
एक आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाए जीके के प्रैक्टिस सेट, मैं साफ बता रहा हूँ। अगर लगाने भी हैं तो PYQ निकालिए, DSSB की साइट पे भी मिल जाएंगे, और फिर उन पे वही काम जो जीके में किया था, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो मार्क कर लीजिए। इसकी जो करंट अफेयर है वो नहीं करनी आपको, क्योंकि पिछले सालों की जो करंट अफेयर है वो अब काम की नहीं रही होगी। पिछले सालों के जो एग्ज़ाम हैं उनकी जीके निकाल लीजिए, रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैंने PYQ जीके के खास तौर पे नहीं लगाए थे। ये जो 2 सोर्स मैंने अभी आपको दिखाई थे, मैंने यही यूज किए थे, और मेरे 15+ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। जीके अच्छी खासी है, ठीक ठाक बन जाती है मेरी। ऐसे ही PYQ साइट से निकाल लीजिए, या कोई PDF मिल रही है। PDF का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, PDF का मामला ये है कि वो फ़ोन से टैब से नहीं करनी है, और यदि कर रहे हैं तो एक प्रैक्टिस कॉपी, रफ कॉपी साथ लेके बैठिए। जो डाउट के क्वेश्चन है उनको नोट कीजिए। अगर PDF से पढ़ रहे तो ये करना है, अन्यथा मेरी सलाह होगी वहाँ से ना पढ़े। अब आ जाइए करंट अफेयर का सोर्स मैं बताता हूँ, खुद ही नोट करने हैं। कोई भी चैनल उठाया आपने, जैसे मैंने ये अभी बनाए थे सितंबर से 2024 से सितंबर 2025 के बीच में, उसमें मैंने क्या किया, एक जगह सारे ये ऐसे नोट करता चला गया। मैं अपने समझ के हिसाब से बनाए, ऑप्शन वाला नहीं लिखा मैंने। 4 ऑप्शन भी लिखता तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता, और काम रिवीजन का पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो लिखित में फिर उतना काम नहीं करेंगे हम। बेवजह की जो मजदूरी है वो नहीं करेंगे। ये हर जगह से नोट कर लिए। साल भर का करंट अफेयर ये 700 पॉइंट में लगभग सिमट गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैंने लिख लिया तब, एक बार अगले दिन, और एक बार हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद, और एक बार जब एग्ज़ाम से 2-4 दिन रह जाएंगे। अब मैं इसको रिवाइज कर लूँगा। करंट साल भर का यहीं से उठ के आ जाएगा। यही काम करना आपको। पिछले 1 साल, जब भी आपके एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाए, पिछले 1 साल का करंट अफेयर उठाइए और उसको 3-4 रिवीजन कर लीजिए, उसमें मामला निबट जाएगा। जैसे पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार वगैरह हैं, कोई खेल के आयोजन हो रहे हैं, जैसे टेनिस के हैं, विंबलडन वगैरह है, ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह है, इस टाइप से, या कोई विशेष घटना हो रही है, ये सब यहीं पे नोट कर लिए। ये जो क्लास है इसकी मैंने इसी चैनल पे आपको देखी भी जाएगी, क्लास बना के भी भेज रखी है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी। पहला काम ये करना है, पहले खुद से पढ़नी है, उसके बाद ही PDF का यूज़ करें आप। क्लास देखनी है, ये देखनी है, ये देख लीजिए, किसी और की देखनी है और देख लीजिए, कोई पाबंदी नहीं आप पे, लेकिन नोट ऐसे ही करेंगे। और फिर इसकी 2-3 बार रिवीजन कीजिए और इसका काम हो जाएगा फिर आपका। ये करंट अफेयर के लिए एक काम और कर सकते हैं, A4 पेपर पे 5-7 पेपर लिए और साल भर का वहाँ भी नोट कर सकते हैं, फिर स्टेपल कर लें और फिर रिवीजन कर लें। तो 2 चीज़ें हो चुकी हैं, तीसरे पे आ जाते हैं। इंग्लिश के पोर्शन पे आता हूँ अब मैं। पहली बात तो ये है, किसी ऑनलाइन सोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज करते रहिए। इंग्लिश और मैथ में ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा, क्योंकि समय के साथ चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़ेगा। मैंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैं फिर भी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि लकीर का फ़कीर बने रहना भी ठीक नहीं है। इसका एक तरीका कर सके तो पहले ये कीजिए कि इंग्लिश और मैथ किसी SSC लेवल के अध्यापक से या बुक से आप पढ़िए। उसका कारण ये है, वो जो एडवांस लेवल तक का आपको करा देंगे, फिर DSSB के इंग्लिश मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास बहुत सारे बुक और रिसोर्सेज हैं, जैसे देखिए ये इतनी डिटेल बुक हैं कि नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो 1000 पेजेस 900 पेजेस की बुक हैं, फिर रिवीजन में दिक्कत आती है। ऐसे ही SSC के भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, लेकिन हर चीज़ आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। सारी बुक्स बहुत बढ़िया हैं, बुक्स कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हैं, रिवीजन कितनी कर रहे हैं। ये सब देखिए प्रैक्टिस सेट है, आपको टॉपिक क्लियर है तो ही आप इसको बना पाएंगे। तो एक तरीका तो ये है, ऐसी बुक जिसमें डिटेल में भी गिवन है उसको परचेज कर लीजिए, या ऑनलाइन कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो फिर उसके नोट्स ज़रूर बनाएं आप।
और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि बहुत सजा सजा के करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ पाएँ, आप समझ पाएँ, समय कम लगे, इस प्रकार से बनाइए। मैंने ऑनलाइन सोर्स यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैं वो बता देता हूँ जो मैंने किया था। ये सारी बुक, जैसे इसमें भी बहुत अच्छे डिटेल में दे रखा है, और फिर प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं। इस टाइप की बुक लीजिए आप। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट की बुक है। एसएससी लेवल के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें आर्टिकल है, नरेशन है, परिपोजिशन है, एंटोनिम सिनोनिम है। ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ तो नए बनाएगा हर साल, ये तो हर बार की कहानी है। लेकिन जो 4-5 नंबर का पैसेज आएगा, एक तो उस पर फोकस करना है, और एक जो रिपीटेड इंग्लिश ग्रामर है उस पर फोकस करना है। मैंने जो पढ़ा था वो मैं दिखा देता हूँ। ये केडी पब्लिकेशन की बुक है, और इसका पढ़ने का तरीका मैंने क्या किया था कि जो पीछे वो कैब दे रखी है वहाँ से स्टार्ट किया इसको, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो पोर्शन है जो लास्ट में दे रखे हैं इसके पार्ट, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये यहाँ से वो कैब का जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट कीजिए इसको, और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस वगैरह, मुहावरे, लोकोक्ति, वे सब गिवन है, और बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। अब फ़ायदा ये है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ हिंदी में अवेलेबल है। कई बार तो जैसे इंग्लिश मीडियम वाला तो समझ लेता है, हिंदी वाले को पता नहीं चलता कि हिंदी में तो उसको मुहावरा या लोकोक्ति आती है, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब बन गया, ये चीज़ें समझ में नहीं। तो यहाँ हिंदी में भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो हिंदी मीडियम वालों के लिए ख़ास तौर पे मददगार है। फिर जो अगला पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर का, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, नाउन, ये फिर आगे से ये जो पोर्शन है ये स्टार्ट करेंगे। ये तरीका इसमें, क्योंकि 20 नंबर का आना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में कि आप 100 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए कि आप 15+ का स्कोर कर सकें। ये टेंस वगैरह हैं, इसमें मोस्टली बातें कवर हो जाती हैं। फिर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, वो किसी एसएससी की बुक ले सकते हैं या कोई ऑनलाइन ऑफलाइन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो वो भी। आजकल मैंने देखा है इंग्लिश का और मैथ का, मैं इसीलिए खास तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन सोर्स है वो टीचर भी बहुत अच्छा करा रहे हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक्सपीरियंस टीचर को लेके आते हैं, और वो ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा चुके हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ काम आ जाएगा आपको। एसएससी लेवल का करेंगे आप, इसका जो इंडेक्स है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये वही चीज़ें हैं जो आनी हैं आपकी। मैंने ये सोर्स यूज़ किया था इसलिए आपको फिर बताया मैंने। ये जो एसएससी के प्रैक्टिस सेट है इसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे, जब बेसिक चीज़ें या जो नियम हैं वो क्लियर हो गए थे। हिंदी का जो पोर्शन है वो उसकी वजह चर्चा कर लेते हैं। पैसेज यहाँ भी आना है, और 4-5 नंबर जो हैं वो बिल्कुल खरे हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात और बता देता हूँ, हिंदी की कोई भी रेफरेंस बुक मैंने नहीं खरीदी, सिवाय जब HCS का मेंस देना था, उसमें हिंदी इंग्लिश का पोर्शन अलग से आता है, तो मैंने एक पुस्तक खरीदी, वो भी दिखाऊंगा आपको। नहीं तो आपको यहाँ क्या करना है, जो मैंने किया था, जो आपकी स्कूल लेवल की हिंदी व्याकरण है, वो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्ति मिले आपको, वो उठा लीजिए। बेसिक हिंदी से ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं आना है। हो सकता है आपको अतिशयोक्ति लगे या विश्वास ना हो, शायद ही कोई ऐसा पेपर गया DBB में जहाँ 20 के पोर्शन में मेरे 20/20 ना आए हों। एक आध कोई कभी अपनी ही जो मिस्टेक करते हैं आप, उसकी वजह से 19, या मुझे याद नहीं कि 17-18 का स्कोर कभी मिला हो। 20/20 का सब्जेक्ट था और कभी कोई रेफरेंस बुक यूज़ नहीं की है। मैं दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या सोर्स हैं। ये सब स्कूल लेवल की हिंदी ग्रामर है, और सारी पढ़ी भी नहीं है मैंने। ये है मेरे पास, लेकिन रेफरेंस बुक भी है, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ी, इस पर्पज़ के लिए नहीं पढ़ी। HTET का जो पोर्शन आता है उसमें व्याकरण पे ज़्यादा जोर रहता है, ये तब की पुरानी कोई बुक रखी है, नहीं तो यहाँ DSSB के लिए ये बुक थी मेरे पास। हिंदी व्याकरण है, जैसे ये कंटेंट है इसका, यही चीज़ें घुमा फिरा के एग्ज़ाम में आती हैं और आप गलती करके आ जाते हैं। कोई भारी भरकम चीज़ नहीं आनी है,
ये वे चीज़ें हैं जो आप 5वीं 6ठी कक्षा से पढ़ रहे हैं, और ये 8वीं कक्षा की है। जो भी बुक मिले आपको स्कूल लेवल की हिंदी ग्रामर, वो उठा लीजिए और फिर उसी से प्रैक्टिस करें आप। ये सारी बातें हर एक बुक में, जैसे आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे तो ABCD बदल नहीं जाएंगी, वही काम यहाँ पर भी है। हिंदी क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं हम, इसलिए गलतियाँ कर रहे हैं आप। इस एक सोर्स के अलावा मैंने हिंदी के लिए चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम दिया, कोई सोर्स यूज नहीं किया है। 9वीं की मिले आपको 9वीं की उठा लीजिए, बस इंडेक्स देख लीजिए कि उसमें सारी हिंदी व्याकरण कवर होती हो। सभी में वही बातें हैं घूम फिर के, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, गलतियाँ इसलिए होती हैं। कई बच्चों का तो मैंने ये देखा कि हिंदी का पोर्शन वीक है और फिर कट ऑफ में या मेरिट में नीचे चले जाते हैं। एक रेफरेंस बुक मैंने ये HCS के लिए ली थी, DSSB के लिए नहीं पढ़ी, साफ तौर पे बता रहा हूँ। वहाँ हिंदी का पोर्शन स्पेशली आ रहा था, इसीलिए मैंने ये बुक ली। फिर लेकिन जब भी वो एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तब भी बेसिक ये स्कूल लेवल की पढ़ी मैंने। उसके बाद मैं इस रेफरेंस बुक पे गया, फिर इसकी रिवीजन कर ली। DSSB के लिए नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि यहाँ जो एग्ज़ाम था उसमें पत्र प्रस्ताव वगैरह के फॉर्मेट वगैरह चाहिए थे, इसीलिए लेनी पड़ी। नहीं तो ग्रामर के लिए या जो हिंदी व्याकरण है उसके लिए वो पर्याप्त हैं, स्कूल लेवल की जो किताबें हैं। नेक्स्ट पोर्शन है मैथ का, ये भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश मैथ के लिए वैसे मैं कह चुका हूँ, आप ऑनलाइन सोर्स बेझिझक यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो समय बचेगा आपका, और एक जो ऑफलाइन कोर्सेज जो 30-30 हज़ार में 20-20 हज़ार में मिल रहे थे, आज वो 2-2 4-4 हज़ार में मिल रहे हैं। तो किसी एक टीचर को सारे टीचर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, खासतौर पे मैथ के क्षेत्र में, वहाँ से SSC लेवल का मैथ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। सबसे पहली बुक ये थी मेरे पास, RS अग्रवाल, बहुत कॉमन बुक है, शायद सबके पास होगी। बहुत सारे अध्यापक जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी ये पढ़ रखी है। अब इसमें क्या था कि चीज़ें बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक, बहुत अच्छे तरीके से दे रखी हैं। मैं खुद इसका पाठक रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ से जो चीज़ें पढ़ी उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, लेकिन जो अभी आजकल के जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, टाइम के साथ चेंज हो गए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इनमें जो समय लगता था उससे भी कम समय लग रहा है वहाँ पे। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, पहले कभी इससे पढ़ चुके हैं तो इसी से तैयारी करें, फिर प्रैक्टिस के लिए कोई और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। मेरी शुरुआती किताब यही थी, और फिर जैसे आपकी तरह फिर मैं भी लेके आया कि ट्रिक्स वाली बुक ले आओ। लेकिन ट्रिक्स वाली जब बुक पढ़ते हैं आप तो उसमें एक समस्या ये आती है कि जब टीचर ने या किसी गाइड करने वाले ने आपको नहीं समझाया गया होता है तो इस तरह की चीज़ें फिर आपके दिमाग से उतर जाती हैं। खासतौर पे जब परीक्षा में बैठेंगे ना तो सब मिक्सअप हो जाएगा, फिर वे छोटे तरीके याद नहीं आएंगे आपको। SSC लेवल का फिर प्रैक्टिस सेट ये तभी लगाने की चीज़ें हैं, जैसे ये राकेश यादव सर की है, बहुत अच्छी किताब है, और शॉर्टकट मेथड भी दे रखे हैं। ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है और पीछे उसका शॉर्टकट भी दे रखा है। लेकिन एक समस्या ये आई, यदि मैंने कभी इनसे नहीं पढ़ा है तो फिर ये चीज़ें ये जो चीज़ें दे रखी हैं ये समझने में मुझे दिक्कत आएगी। तो यदि इनकी प्रैक्टिस बुक यूज़ करें तो इनका जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कंटेंट है वो आपको पढ़ा होना चाहिए। मैं भी ये देख के कि बहुत अच्छी किताब है मैं भी ले आया था, लेकिन फिर मैंने ये सॉल्यूशन देखे तो बगैर पढ़े ये सॉल्यूशन मैं नहीं कर पा रहा था, सच बताए। ये चीज़ें अब जब आपको वो टीचर पढ़ाएंगे जिससे भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, तब ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि ये ऐसे ऐसे यहाँ से 2 से 4 कैसे आए, नहीं तो आप उलझ के रह जाएंगे। ये SS भारती सर के हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, मैथ के सब बेहतरीन टीचर हैं। लेकिन समस्या वहीं आएगी कि प्रैक्टिस सेट और पीछे जो सॉल्यूशन या आंसर दे रखे हैं फिर आप नहीं कर पाएंगे अगर इनसे आप नहीं पढ़ें। तो एक किसी भी अध्यापक का बेसिक चीज़ें कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था। RS अग्रवाल की पुस्तक थी पहले मेरे पास, फिर मैंने जो क्लासेज उतारी वो कुछ ऐसी थी। देख, ये जैसे फिर शॉर्टकट तरीके मैंने
सीखने शुरू किए, क्योंकि समय बचाना बहुत ज़रूरी था। मैथ के सवाल मेरे फिर भी ठीक हो रहे थे, परीक्षा पास हो रही थी, लेकिन समय अगर आप बचाएंगे तो अगले पोर्शन में काम आएगा, ये बात मेरे माइंड में भी थी। अब यहाँ क्या होता है, देखिए कोई भी क्लास आप उतार रहे हैं, जैसे ये देखिए वो चीज़ें वहाँ डिटेल में गिवन हैं, लेकिन अभी जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, खासतौर पे उन अध्यापकों को और भी अच्छा मानता हूँ मैं, जो डिटेल में करवाने के साथ साथ या बेसिक तरीका बताने के साथ साथ फिर शॉर्टकट भी बता रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में वो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती है, तो फिर डिटेल वाला तरीका काम कर जाता है, और एक आध मिनट यदि मैथ में ज़्यादा लग रही है तो कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। कारण ये है, बिल्कुल नंबर जो हैं वो पता चल जाता है आप सोल्व करते करते कि मेरा ठीक है या नहीं है, और इतना जो श्योर हो जाते हैं तो फिर जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें भी फ़ायदा रहता है आपको। अब इसका तरीका क्या है, किसी भी अध्यापक की क्लास उतारी, यूट्यूब से, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी, क्वेश्चन वो लिखवा रहे हैं, नीचे आपका सॉल्यूशन करा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी साथ में बता रहे हैं। अब करना क्या, आपको एक रफ कॉपी लीजिए, रफ कॉपी, फेयर कॉपी या जो भी लीजिए, यहाँ ऐसे एक बार तो नोट्स के फॉर्म में उतार लिया है। अब जब अगली क्लास आप लेने लगे, जैसे आज एक क्लास ले लिया आपने किसी टीचर की, या एक टॉपिक कर लिया आपने, तो जब अगली बार करने आएंगे तो ये करेंगे, आप इस सॉल्यूशन को यहाँ ऐसे ढक लेंगे, और फिर ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ट्रिक से बनाने की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे आप। शॉर्ट ट्रिक से अगर आप अटक रहे हैं तो ही फिर यहाँ कॉपी उठा के देखेंगे कि कैसे कैसे किया गया था, ये चीज़ फिर करेंगे आप। क्वेश्चन लिखा है और दो दो तीन तीन तरीके बताते हैं वे, फिर ये करना है। यहाँ इस सॉल्यूशन को ढक लिया, ये क्वेश्चन यहाँ से देखा, अब ये बुक की ज़रूरत भी नहीं है आपको, यही क्वेश्चन मिल गया, नीचे आंसर है। एक बार आप टीचर से कर चुके हैं या किसी भी सोर्स से कर चुके हैं, यहाँ इसको ऐसे ढक लीजिए और फिर सीधा सॉल्यूशन बनाना शुरू कीजिए डायरेक्ट। फिर अटक रहे हैं तो बीच में देख लीजिए कि ये कहाँ से आया है या क्या है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और बहुत ज़्यादा अच्छे सुंदर लिखाई में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मुझे समझ आ रहे हैं, बस अपने लिए नोट करना आपको। हर टाइप का ऐसे नोट किया, फिर एक कॉपी और ली, यहाँ से सॉल्यूशन बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन आपके सामने है, ना बुक की ज़रूरत है ना कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत है। मैंने ये हर एक चैप्टर ऐसे उतार रखा है। जो बेसिक मेथड है उसको भी थोड़ा रिवाइज ज़रूर करें आप, क्योंकि हो सकता है आप एग्ज़ाम हॉल में शॉर्ट ट्रिक भूल जाएं जैसे, तो फिर वो बेसिक मेथड आपके काम आ जाएगा। ये एक बार तो जब टीचर ने या जहाँ से किया वो कर लिया, फिर यहाँ ऐसे रखिए, प्रैक्टिस कॉपी लीजिए, क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ये काम करना आपको, मैथ के लिए रामबाण उपाय है। ना कोई बुक देखनी, फिर ना कोई प्रैक्टिस सेट देखना, कुछ भी नहीं देखना है, काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा आपका। अब मैं कोई बुक रेफ़र कर देता, इसकी बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो असत्यकारी है या सत्य कथन मेरे से नहीं होगा। जो मैंने पढ़ा है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अब सेकंड पार्ट जो पेडागोजी, साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, मेथोडोलॉजी का है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। यहाँ बहुत ज़्यादा उलझन है, ये पहले भी बता दे रहा हूँ। पेपर 1 का वीडियो जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पहले भी बना रखा है, लेकिन ये एक साथ कंबाइन हो जाए इसीलिए मैंने फिर दोबारा बताना पड़ा। सेकंड पार्ट का देखते हैं अब। दूसरा पार्ट क्योंकि 100 नंबर का है, तो देखिए ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सारी एक तरफ हैं, और ख़ासतौर पे पीआरटी में साइकोलॉजी, पेडागोजी का जो पार्ट है वो एक तरफ है। क्योंकि 100 नंबर है, उपयोगिता ज़्यादा है, तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। आप टीजीटी दे रहे हैं, 10 नंबर की पेडागोजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है। पीजीटी दे रहे हैं, 20 नंबर की, लास्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप पीआरटी दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आते हैं। इस लिहाज से फिर ये कट ऑफ में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ये पार्ट। इतना ज़्यादा रिसोर्स और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, थोड़ा थोड़ा ये भी बताऊंगा कि गलतियाँ क्या कर रहे हैं, कितना लिमिट में पढ़ना है। 1 मिनट ध्यान से देखिए आप। ये जो किताबें हैं, एक बार थोड़ा नज़र दौड़ाएं आप।
ये बीएड की किताबें हैं, बीएड भी और डीएलएड भी जैसे दोनों कर रखी है मैंने। तो ये जैसे रेफरेंस बुक वगैरह जहाँ से मेरे को मिली वो मैंने ले ली। ये सीटेट और एचटेट जब दे रहे थे या DSSS भी दे रहे थे तो उस समय आवश्यकता पड़ी इनकी। एक बार जब आप कोर्स बुक पढ़ चुके हैं पहले, जब आप ये कोर्स कर रहे थे, चाहे वो जेबीटी वाला है चाहे बीएड वाला है, तो ये वे बेस की बातें हैं जो शुरुआत में आपने साइकोलॉजी पेडागोजी के लिए रेफ़र की थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले इन्हीं बुक से शुरू किया, ख़ासतौर पे जैसे इंग्लिश के टीचिंग मेथड हैं ये अभी भी आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है। बाद में रेफरेंस बुक लेके आया, ये कोर्स बुक है। अगर ये पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं तो ही आप इनको रिवाइज करें, अन्यथा आप ना उठाएं, इन पे धूल जमी होगी। यदि पहले बहुत अच्छे से की हैं तो ही अभी उठाएं, और पहले ही आप गैस पेपर वगैरह या पिछले 5 साल के उठा के पेपर दे आए हैं, पास हो गए, बहुत अच्छे अंक आए हैं, तो वो कोर्स बुक ना पढ़े आप, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप बेस क्लियर करेंगे। पहले की हैं तो एक बार नज़र दौड़ा सकते हैं, बेसिक चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी। ये जो बुक है ये आपके जो सामने दिख रही है आपको, ये बीएड की बुक है। ये भी 2 साल में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था। अब ये भी यदि अच्छे से पढ़ी हैं, वैसे ना तो ये बुक है ना गैस पेपर है, मीडियम टाइप का मामला है। लेकिन जैसे हिंदी का पेडागोजी ऑफ हिंदी है, क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज वाले भी आएंगे, तो जैसे उस समय बहुत अच्छे से कर ली थी मैंने, तो फिर ये मदद मिली कि यहाँ से जो मेथड पढ़े थे वो मैं रिवीजन के टाइम फिर यहीं पे आ गया। डिटेल में बुक हैं और सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। एक बात और बता देता हूँ मैं, टीजीटी और पीजीटी का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो लास्ट में जो टीचिंग मैथडोलॉजी दे रखी है उनमें ये चीज़ें साफ सिलेबस में मेंशन है। लर्निंग एंड टीचिंग एक बार उठा के देखिए आप, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये चीज़ें वहाँ गिवन है, यहाँ वहाँ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पीआरटी के लिए यदि पहले पढ़ रखे हैं तो ही रिवाइज करें, अन्यथा ना पढ़े। पहले बहुत अच्छे से कर लिए, जैसे मैंने अभी इसका दिखाया था हिंदी का, ये लर्निंग एंड टीचिंग है, मेथड सारे यहाँ गिवन मिलेंगे जो उन चीज़ों में, ये देखिए जो रेफरेंस बुक में है वो चीज़ें यहाँ भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हैं, सब्जेक्टिव के हिसाब से लिखी गई हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं लिखी गई हैं। लेकिन बेस क्लियर करने के लिए यदि पहले पढ़ी हैं तो अब एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगाना है, ना कोई टिक मार्क करना है और ना ही कोई नोट्स बनाने इनसे, ये भी खास बात है। अब कोर्स बुक को हटा देता हूँ मैं, यदि पढ़ी हैं तो ही रिवाइज करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके पास पहले ही अवेलेबल है। मैं यदि स्टार्ट करता हूँ तो अभी मैं इनसे ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जब ये कोर्सेज मैं कर रहा था तो मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ी थी, मेरे को पता था ये आगे काम आने वाली है। जैसे इंग्लिश की पेडागोजी है, ये आएगी आपकी, मेथड भी आएंगे। तो ये अगर मैं एग्ज़ाम देता भी तो मैं ज़रूर पढ़ता एक बार, जो आपकी कोर्स बुक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, कहीं भी से भी पढ़ के आए हो। ये बेसिक टीजीटी पीजीटी का आप सिलेबस उठा के देखेंगे, लास्ट के 10 नंबर और 20 नंबर पीजीटी के यहीं से आए हैं। ये पीजीटी टीजीटी के जो मैंने वीडियो बना रखे हैं वहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप। अब यदि मैंने ये पढ़ी हैं तो रिवाइज कर ली, अब मैं रेफरेंस बुक्स पर आता हूँ। दो बुक बहुत ज़रूरी हैं, अभी भी अपरिहार्य मानता हूँ कि मैं इनके बिना काम नहीं चलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान है अरुण कुमार सिंह की, एक मेरे पास बहुत पुरानी रखी है, किसी से मैंने उधार ली थी। ये बुक है एसके मंगल की, मेरे पास नहीं थी, लेकिन है बहुत पुरानी किताब और है बहुत बेहतरीन किताब। मैंने तैयारी इसी से की थी जो रेफरेंस बुक है। ये बुक जो है इसके बराबर ही मटेरियल है इसमें, लेकिन ये मैंने बहुत बाद में परचेज की है। यहाँ से सारे टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं। चाहे तो पहली सलाह तो मेरी ये है, या तो एसके मंगल या अरुण कुमार सिंह, उसे जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है वो लगभग मोटी किताबें हैं मान लिया, लेकिन आप कहीं पे एक कॉपी या पेन ले लीजिए, मेन बातों को नोट करते चलिए, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बहुत बेहतरीन किताब है।
तो रेफरेंस सोर्स के रूप में पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे देखिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, तो ये जब पीआरटी का पोर्शन जो तैयार करना था ये उसी समय पढ़ी थी, क्योंकि बहुत डिटेल में करना होता है। और फिर टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम दिए, जो 20 और 10 नंबर का पार्ट है, फिर मेरे को समस्या नहीं हुई, फिर तो मुझे ज़्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ा। और वहाँ जो जैसे पीजीटी का टीजीटी का दिया, तो वे 20 और 10 नंबर का बहुत आसानी से पोर्शन बन गया और बहुत कम समय में टाइम भी बच गया मेरा। ये सब पीआरटी के लिए ली थी और उसी समय पढ़ी गई थी। आपके पास भी हो सकता है, मैं जितना भी कंटेंट है, ये देखिए ये चीज़ें जो एजुकेशन है, फिलोसफी वाली कई बार पूछता है, ये क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। वैसे कितनी भी पुरानी पुस्तक हो, ये आज भी तर्क संगत चीज़ें हैं। तो उनमें से एक, और यदि इस प्रकार की कोई बुक मिलती है जिसमें शिक्षा सिद्धांत हो, जैसे महात्मा गांधी का दर्शन है, टैगोर का है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, ये यहीं से पढ़ी थी मैंने। कई बार पूछता है ये चीज़ें, आपको ध्यान भी होगा यदि आप पिछले प्रैक्टिस सेट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के हैं। अब और इनके अलावा क्या पढ़ना है वो और बता देता हूँ। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है 11वीं और 12वीं की, ये मेरे पास रखी है, तो दिखा भी देता हूँ मैं। इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी हालत में, चाहे कोई कुछ भी कहे, यहाँ से पिछले साल आया था नहीं आया था, उस बात को भी आप एक तरफ रख दें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी बुक्स में नहीं है। ये मैंने खुद पढ़ के देख लिया, ये इसका इंडेक्स है, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं कई, वे बहुत सारी बुक में मेरे को नहीं मिले। और क्योंकि एनसीईआरटी बेस है तो क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ें आप इसमें देखेंगे, या मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने इससे पहले वो चीज़ें कहीं पढ़ी भी नहीं थी। तो 11वीं और 12वीं, 11वीं की भी है मेरे पास, चीज़ें वही हैं, लेकिन इस प्रकार से दे रखा है, जो एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं कि अन्य किसी सोर्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो 11वीं और 12वीं, ये पीछे कुछ टर्म्स दे रखी है, ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है ये टर्म। ये 12वीं की एनसीईआरटी है, साइकोलॉजी, इग्नोर कर देते हैं लेकिन भारी पड़ सकता है। तो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी जरूर करनी है। एक जो एनसीएफ है, जैसे ये 2005 वाला है मेरे पास, ये मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसकी पीडीएफ निकलवा लें और फिर इसी से पढ़ें आप, दूसरा सोर्स यूज ना करें। नए वाली जो नई शिक्षा नीति है उसको भी ज़रूर रिवाइज करना है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने जो किया था वो नोट्स बना लिए उसके, नई शिक्षा नीति जैसे अभी भी किसी एग्ज़ाम में आ जाती है। ये देखिए, ये मैंने खुद ही बना रखा है, इसका एक वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। ये जो एनईपी है, जो डॉक्यूमेंट है, खासतौर पे जो गवर्नमेंट का है, वो वहाँ से उठाया और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो यहाँ नोट करनी शुरू कर दी मैंने। अब मैं जब दोबारा उस एनसीएफ को या एनईपी को नहीं पढ़ूंगा और चीज़ें फिर यहीं से रिवाइज करूंगा। एक तो लिख रहे थे, आप पढ़ रहे थे, साथ साथ चीज़ें क्लियर होती चली गई और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने सारा इसमें नोट कर लिया। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको एनईपी का जो वीडियो है इसी चैनल पे। ऐसे ही अब इसके बाद काम क्या करना है, ये तो डिटेल की एक सोर्स और रह गया वो और मैं बता देता हूँ। जैसे NIOS का है, उसमें जो DLED का जो सिलेबस है वो काफ़ी चर्चा में है और जब मैंने वो पढ़ा तो ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको याद हो कि MCD का जो प्राइमरी टीचर का आया था उसमें से उस बार काफ़ी क्वेश्चन आए थे। अब ये PDF की फॉर्म में मिलेगा तो मेरी पहली तो सलाह रहेगी कि आप इसको पेजेस पर निकलवा लीजिए। ये मैंने निकलवा रखे हैं हर एक ब्लॉक। कोई कितना भी आपको ये कहे कि यहाँ पूरा ब्लॉक करा देंगे, इंपॉर्टेंट करा देंगे, नहीं, जो खुद से पढ़ने से समझ बनेगी वो कैसे भी नहीं बनेगी। अब ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो इसका तरीका क्या है पढ़ने का, जैसे मटेरियल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्या क्या। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम के नहीं हैं,
तो आप छोड़ते चले जाएंगे। जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगी वे आपने हाईलाइट या अंडरलाइन कर ली। ऐसे ही पूरी बुक से निकल जाएंगे आप। हर एक जो ब्लॉक यदि आप पढ़ें इसके तो ऐसे ही पढ़ना है। क्या ज़रूरी है, मैं कहता हूँ यदि रेफरेंस बुक या आपने जो कोर्स बुक बीएड डीएलएड वाली नहीं पढ़ी हैं तो उनका अल्टरनेटिव ये है, जो कोर्स बुक आपने नहीं पढ़ी जिस समय आप जेबीटी या डीएलएड या डीएड कर रहे थे, तो अब ये मौका है कि यहाँ से कर सकते हैं। कई चीज़ें यहाँ भी ऐसी थी जो नई लगी मेरे को, तो मैंने ये प्रिंट निकलवा लिए और फिर एक बार रफली जल्दी जल्दी रिवीजन ले ली। फिर ये हाईलाइट कीजिए जो चीज़ें मैंने जहाँ से नहीं पढ़ी थी, और फिर मैं दोबारा रिवीजन पे आया तो सिर्फ ये चीज़ें, किसने कोई कथन दिया है, विधि दी है, तो फिर मैंने ये चीज़ें ही रिवाइज की। इससे क्या है कि क्योंकि बहुत बल्कि मटेरियल हो जाता है तो आप दोबारा जब आएंगे तो फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी और एग्ज़ाम के टाइम पे फिर आप इनको रिवाइज कर पाएंगे। हर एक ब्लॉक है मेरे पास और उपयोगी भी लगा मेरे को, जैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, ये सब गिवन है इनमें। तो मैं दोबारा ये कहूँगा यदि कोर्स बुक आपने नहीं पढ़ी थी तो फिर ये पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बेनिफिट रहेगा आपको। लेकिन काम वही करना है, या तो अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें या कहीं नोट कर ले, नहीं तो ये देखिए ये इतनी ज़्यादा हो जाएंगी आपके पास कि आप फिर रिवाइज नहीं कर पाएंगे इनको। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है पीडीएफ या प्रिंटेड फॉर्म में निकाल लीजिए, और यदि पीडीएफ आप फ़ोन से, लैपटॉप से या जहाँ से भी कर रहे हैं तो उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट ज़रूर कीजिए। ये करने के बाद ज़्यादातर पोर्शन आपका जो DSSB के लिहाज से है वो कवर हो जाता है। फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की या कोई एक रेफरेंस बुक यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बता देता हूँ करना क्या है। यदि NIS पढ़ रहे हैं तो एक रेफरेंस बुक जो शिक्षा मनोविज्ञान वाली है वो रेफ़र करेंगे, और NCERT। कोर्स बुक जो हैं वो यदि बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तो अवॉइड कर सकते हैं आप, जो आपने DLED में भी BEd में यदि पढ़ी है उनके अल्टरनेटिव के रूप में, वैकल्पिक रूप में आप ये कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। तरीका वही है, या तो PDF का जो पेजेस हैं वो निकलवा लीजिए, अन्यथा लास्ट में क्या होगा जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी फिर आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और रिवाइज नहीं कर पाए तो कितना भी पढ़ लीजिए फ़ायदा नहीं है। एक दो इग्नू के भी मॉड्यूल थे मेरे पास, जैसे मैंने मैथ का ये निकलवाया था CTET के टाइम पे। एक टाइम ऐसा था CTET भी बहुत अव्वल दर्जे के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो फिर ये इग्नू का जो मटेरियल था वो मैंने निकलवाया था मैथ के लिए ख़ास तौर पे। फिर यहाँ से एक एक बार रिवीजन की थी, क्योंकि कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग से स्किप हो जाती हैं। फिर यहाँ जब ये पढ़ी तो ये चीज़ें फिर वो बेस फिर से क्लियर हो जाता है कि आप बच्चे को कैसे समझाएंगे। छोटी छोटी अवधारणाएं ये यूज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें क्या है, यदि अभी कोई कहे कि आपका एग्ज़ाम है तो मैं क्या करूँगा, जो रिवीजन या PYQ का मामला है मैं इसको उठाऊँगा साइकोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में। साइकोलॉजी में तो और भी इम्पोर्टेंट इस बात की कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो फिर एक तरीका और है, वो भी मैं बता देता हूँ। फिर आपने प्रैक्टिस सेट जितने भी हों जहाँ भी मिले, जैसे CTET और HTET के जो एग्ज़ाम थे वो मैंने तकरीबन 13 और 14 बार निकाले, तो बुक मटेरियल हर एक है मेरे पास, और फिर ये पता भी है ये किस लिहाज से काम आने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे ये बुक थी CTET के टाइम पे ली थी, अब इसकी उपयोगिता क्या है यदि आप PRT दे रहे हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल बेस लेवल की चीज़ें थी जो वहाँ काम आई थी। अब यदि मैंने पढ़ रखी है तो ही रिवीजन करूँगा, अदरवाइज़ फिर DSSB के हिसाब से इसका डिटेल नहीं पढ़ूँगा। फिर ये जो पोर्शन है ये यहाँ से नहीं पढ़ूँगा अब मैं, क्योंकि ये मैं डिटेल में NIOS से, रेफरेंस बुक से या कोर्स बुक से पढ़ चुका हूँ। अब इसका काम सिर्फ मेरे लिए इतना रह गया कि जो पीछे इसके MCQ दिए गए हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा मैं, क्योंकि CTET के भी कुछ जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना यहाँ DSSB में रहती है। और साइकोलॉजी पेडागोजी तो ऐसा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतरीन तैयारी आपकी हो पाएगी। सारे प्रैक्टिस और दिखा देता हूँ, ऐसा मार्केट में कुछ है ही नहीं जो मैं नहीं खरीद के लाया हूँ।
ये देखिए यहाँ डिटेल में दे रखा है, लेकिन अब ये डिटेल वाला यदि पहले नहीं पढ़ा है, किसी और बुक से पढ़ लिया, तो अब मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। इन बुक्स का काम अब सिर्फ मेरे लिए इतना रह गया कि जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं ये मैं ज़रूर रिवाइज करूँ, और जो नहीं आ रहा है उनको हाईलाइट या अंडरलाइन कर लूँ। ये एक और बुक है, इसमें क्या है, पहले थोड़ा डिटेल में भी गिवन है और फिर एमसीक्यू दे रखा है। इस लिहाज की पुस्तकों को मैं और भी ठीक मानता हूँ। कारण ये है कि कम समय में रिवाइज हो जाता है और पीछे इसी टॉपिक के फिर एमसीक्यू दिए गए हैं, ये वाले इस टाइप से। लेकिन मैं जो मटेरियल डिटेल में पढ़ चुका हूँ वो मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। खरीदने का पर्पज़ ये रहेगा कि ये वाले जो एमसीक्यू हैं, जितने ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, कोई भी बुक मिले मैं वही ले आता था। और एक तरीका क्या है कि जो DSSB के जैसे पुराने पेपर हैं, उनके जो ऑफलाइन पेपर थे उनकी PDF वगैरह निकलवा ली, प्रिंट करवा लिए। अब मैं यहाँ से फिर इसके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगा। अभी मैं दिखाऊँगा कि वो उनकी क्या उपयोगिता है। और देखिए आप, ये सब इसी काम आने हैं कि जो 100 नंबर का पार्ट है उसकी प्रैक्टिस आपकी हो पाए। HTET के लिए किसी समय खरीदा गया था, लेकिन अब ये काम इसका ये रह गया, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं साइकोलॉजी वाले, पेडागोजी वाले, वो यहाँ से कर पाऊँ, और जो नहीं आए उन पे मैं मार्क करता चलूँ। कुछ तो हो सकता है आपने ना भी देखे हो अभी तक। ये सब प्रैक्टिस सेट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये एक और टीचिंग एप्टीट्यूड का है। पर्पज़ वही है, एमसीक्यू लगाने हैं, और जितने ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व काम उतना ही ठीक। एक ऐसी समझ बन जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर लगा देंगे सीधा। सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए खरीदे गए। ये देखिए यहाँ डिटेल में गिवन है, कुछ नहीं पढ़ना है, ये काम की चीज़ है। यहाँ डिटेल में गिवन है, नहीं पढ़ना है, ये काम की चीज़ है। जितने एमसीक्यू हैं वो लगाने हैं और उनको नोट कर लेना है जो नहीं आ रहे हैं। ये जैसे देखो यहाँ जब प्रैक्टिस सेट लगाया तो जो नहीं आ रहे थे, डाउट के थे, मैंने ऊपर यहाँ नोट कर लिए। ये तरीका भी हो सकता है कि इसमें जैसे 30 थे, उनमें से 5-7 नहीं आए, यहाँ लिख लिए। अब मैं दोबारा पूरी बुक से एक बार निकल गया हूँ और दोबारा जब आऊँगा तो इन पे खास तौर पे विशेष ध्यान दूंगा मैं। ये सब प्रैक्टिस मटेरियल है और बहुत फ़ायदा भी हुआ। अब जैसे किसी और सब्जेक्ट का है आपके पास, जैसे ये कॉमर्स का है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है, ये चीज़ें जो यहाँ आ रही हैं ये थोड़ी ना बदल जाएंगी, ये पार्ट नहीं बदलेगा, ये हर एक में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश मिलेगी। तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक इस प्रकार की मिले तो ले सकते हैं। अब PYQ जितने भी मिले, ये मैंने अभी दिखाई दिए, सब PYQ ही हैं। चाहे DSSB के मिले, HTET, CTET, जो भी मिले ना आपको शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, उसी को प्रैक्टिस कर दीजिए आप। अब टाइम मैनेजमेंट की और एक समस्या आ रही है, जैसे पार्ट वाइज पेपर खुलता है तो पेपर अटैम्प्ट करने में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं कैंडिडेट को। तो उसका एक तरीका और बताता हूँ मैं। जैसे एक पोर्शन आपने खोल लिया, रीजनिंग खोल लिया पहले, और वो सबमिट करने के बाद आप दोबारा रीजनिंग पे नहीं जा पाएंगे, तो ये कोशिश कीजिए आप जितने मैक्सिमम उसके बना सकें उसी समय बना दीजिए। आप इस लिहाज से कि मैं इसको दोबारा देखूँगा, दोबारा तो ओपन हो नहीं पाएगा वो पोर्शन। तो पहली बार में जितने, दूसरे पोर्शन के लिए जाहिर सी बात है पहले में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो दूसरे के लिए समय कम बचेगा, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, दूसरा पेपर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है, जैसे मैंने अभी पेडागोजी और ये शिक्षा शास्त्र वाला दिखाया है, तो उसमें आप कम समय में भी, बहुत अच्छी तैयारी तो कम समय में भी उस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। और पहले पोर्शन में जैसे रीजनिंग है, मैथ है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप ये सोच के उस पोर्शन को छोड़ आए कि लास्ट में पता नहीं कैसा मिलेगा, तो दोबारा मेरी सलाह रहेगी रीजनिंग और मैथ के जो बन पाए, बेशक 1-8 मिनट ज़्यादा लग जाए, आप कर दीजिए।
पेपर 1 के जो स्कोर है उसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। 70 प्लस 75 प्लस का पोर्शन आपका ये होना चाहिए। 15-15 नंबर। एक बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। 15 पंजे 75, ये मान लिया हर एक का 15 नंबर का सब्जेक्ट शुरू वाला नहीं होता है, लेकिन यदि इस स्कोर पे आप जा पा रहे हैं 70 प्लस, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे जैसे दोनों पेपर ही, पिछला पार्ट भी बहुत अच्छा था, पहला भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक एवरेज स्कोर से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। एवरेज से ऊपर आप नहीं जा पाएँ तो आप दौड़ में पिछड़ जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पोर्शन हो, एवरेज से ऊपर, चाहे एक क्वेश्चन ऊपर, चाहे 2 क्वेश्चन ऊपर हो जाएंगे तो ये समझ लिए ये सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ गई है। और आज के दिन यदि सच्चाई बताऊं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में यदि कोई सबसे टफ कंपटीशन है तो वो पीआरटी में आज के दिन इस लिहाज से ज़्यादा हो गया है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। पीजीटी में नंबर ऑफ़ पोस्ट कम आती हैं, इसलिए कंपटीशन है। तो तीनों लेवल से मेरे को से कोई सच्चाई पूछे तो आज के दिन टीजीटी का पेपर, ट्रेंड ग्रेजुएट वाला जो पेपर है, वो पास करना तीनों लेवल में देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो कैंडिडेट हैं वो बढ़ जाते हैं और पीआरटी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो जो कट ऑफ है वो ऊंची जाने की संभावना हमेशा रहती है। पेपर 1 अच्छा हो जाएगा तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी, आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है मोटिवेशन डिमोटिवेशन का। अब एक बात बताइए मेरे को, जैसे आप तैयारी करने बैठते, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये बात दिमाग में आती है। हमसे बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, ये बातें भी दिमाग में आती हैं। लेकिन एक बात और दिमाग में आती है कि मेरा इस बार पेपर नहीं हुआ तो ऐसा हो गया। तो एक बात बताइए, अभी जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इसी उद्देश्य से फिल किया है कि आपको नौकरी प्राप्त करनी है, तो अभी कौन सा आप सेलेक्टेड हैं कि आपको ये डर लग रहा है कि नहीं हुआ तो अभी कौन सा हो रखा है? तो इस बात को बेशक दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा और किसी जगह काम आ जाएगा। तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो ये बात बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लानी है कि नहीं हुआ तो अभी कौन सा हो रखा है, ये तो साफ साफ बात दिखाई दे रही है। एक टाइम टेबल की बात आती है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि ये हर एक का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन एक मैं अपना तरीका बता देता हूँ। जैसे सुबह जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो भरपेट खाना खा के नहीं बैठता हूँ मैं। हल्का फुल्का जो फ्रूट वगैरह या जो भी चाय पानी आपको लेना है वो लेके बैठिए, हल्का जो ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, और फिर तकरीबन 1 बजे तक या 1:30 बजे तक आप और कुछ ना खाएं। सिर्फ मेन फोकस यही रहना चाहिए प्रैक्टिस पे। मेरा जो तरीका वो मैं बता देता हूँ कि मैं जब मेरे को जैसे जिस दिन पढ़ाई करनी होती है और मेरी छुट्टी है या सिर्फ यही काम है मेरे को प्रतिदिन पढ़ाई का ही, तो मैं जो खाना खाता हूँ वो 1:30 बजे 2 बजे के आसपास अन्न ग्रहण करता हूँ। आपका अलग तरीका हो सकता है हर एक का। सुबह जो मॉर्निंग में आउटपुट होता है वो इवनिंग में या रात में जो पढ़ते हैं आप, उसके आउटपुट से ज़्यादा होता है, और ये सच्चाई भी है। फिर भी कुछ लोग जैसे रात को पढ़ते हैं उनका आउटपुट वहाँ ज़्यादा हो सकता है, ये अलग अलग व्यक्ति पे डिपेंड करता है। शुरू में जब आप सुबह बैठते हैं तो 1-1 घंटे का शेड्यूल बनाइए, और 1 घंटे में भी पूरा 1 घंटा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मेरा तरीका ये है, मैं जब कॉपी पेन लेके जैसे कुर्सी पे बैठ गया तो मैं 1 घंटे में से 45-48 मिनट ही पढ़ाई करता हूँ। बाकी का जो 15-12 मिनट बच गई हैं उसका मेरा तरीका जो रहता है ये इधर उधर घूम लिया, पानी वगैरह पी लिया, फिर दोबारा आके बैठ के फिर से 1 घंटे का सेट लगाइए, उसमें भी 45-48 मिनट पढ़ लिए, बहुत है, इतना टारगेट बहुत है। ऐसे करके 1:30-2 बजे तक लीजिए, फिर खाना वगैरह खाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और फिर ऐसे ही 1-1 घंटे के जो शेड्यूल लगाएंगे, बेशक स्टॉप वॉच लेके बैठ सकते हैं, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। जो ये कहते हैं 15 घंटे पढ़ लिया मैं, वो स्टॉप वॉच में जब उठें तो उसको स्टॉप कर दीजिए, दोबारा बैठे, आपको सच्चाई खुद पता लग जाएगी कि 6 से 8 घंटे पर्याप्त भी हैं और पेपर निकालने के लिए भी सफिशिएंट है। एक और यदि एक बात और बता देता हूँ, पेपर जब अटैम्प्ट करते हैं, जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, 4 में से आपको कोई भी नहीं आता है, समझ नहीं है, तो नेगेटिव कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये क्वेश्चन छोड़ देना बेटर रहता है। लेकिन मेरी रणनीति होती थी इसमें से 2 ऑप्शन भी यदि मेरे डाउट के हैं, जैसे 2 को एलिमिनेट कर दिया मैंने एलिमिनेट,
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 बच गए हैं, तो फिर मैं यहाँ रिस्क ले लेता हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं उस पर मार्क कर देता हूँ। आपका जो तरीका हो वो आपको देखना है इसलिए आज से। लेकिन यदि मैं 2 एलिमिनेट कर गया कि ये आंसर नहीं है, तो फिर जो 50-50 का केस बनता है फिर उसमें मैं मार्क कर देता हूँ। और एक तरीका और है कि जैसे 4 ऑप्शन देखते हैं आप, उनमें से जैसे याददाश्त कई बार धुंधली हो जाती है कि मैंने पढ़ा था, ये था, ये था। पहली बार में जो सामान्य तौर पर ऐसा होता है, पहली बार में जो आपने टिक किया है उसके ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच लिया आपने और संशय या डाउट क्रिएट कर दिया, तो फिर गलत पर मार्किंग करने की भी संभावना रहेगी। पहली बार में जो दिमाग क्लिक करता है वो ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगले किसी वीडियो में दोबारा मैं किसी और सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। उम्मीद है बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। ये 20 मिनट का काम नहीं था, हो सकता है किसी वीडियो में आपको ये सब 20 मिनट में समझा दिया जाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहेगा। साफ बात ये है, समय जो कम है, जैसे 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, वो अच्छा तो बहुत लगता है, जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका आउटपुट इतना होता नहीं है जब तक चीज़ें दिमाग में क्लियर ना हो जाए। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, पुराने पेपर प्रैक्टिस करने की कितनी अहमियत है। आप क्या करते हैं, टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे तो ये एग्ज़ाम भरते ही नहीं है। ये मैं वो दिखा देता हूँ जो एग्ज़ाम दिए गए हैं। पास होना ना होना एक अलग मैटर है, बहुत सारी परीक्षा पास भी हुई हैं, किसी में रहे भी हैं। ये देखिए, ये सारे PYQ या प्रीवियस ईयर के लिहाज से, ये सब एग्ज़ाम छोटा हो बड़ा हो आपके लिहाज से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके तो आ ही रही है, तो दीजिए कम से कम फर्स्ट पेपर तो आपका हो जाएगा। ये सब रखे हैं मेरे पास, और परीक्षा दूंगा कोई भी एग्ज़ाम तो अभी भी फ़ायदेमंद रहेंगे। आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। ये देखिए, अब ये डाउट आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। क्या और एग्ज़ाम दें, क्या तैयारी करें? ये तो वो मेन से उठा लाया मैं, और ये किसी और से मिले हैं वो भी रख लिए, तैयारी करके देख लिया। तो प्रैक्टिस का, रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, ये फिर से बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ और है साइकोलॉजी की, यदि जैसे NIOS से या किसी और रेफरेंस मटेरियल से जब आप बुक्स वगैरह से नोट्स बनाते हैं, तो उसका देखिए मैं तरीका बता देता हूँ कि मैं कैसे बना लेता हूँ। ये देखिए, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी का यदि मैंने कोई पोर्शन पढ़ा है तो इस टाइप से वहाँ से नोट कर लिया मैंने, इस टाइप से, और फिर उस बुक्स को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने यहाँ नोट कर लिया जो जो भी मेन बातें हैं, और फिर जब मैं दोबारा रिवीजन पे आऊँगा तो ये मेन चीज़ें हाईलाइट जो हैं ये मैं कर लूँगा। ये कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में करा दूँगा, जो नोट्स के फॉर्म में है, उसमें डिटेल भी हो जाएगा, PYQ भी हो जाएंगे, और ये भी आ जाएगा कि क्या चीज़ें पढ़नी है बुक्स में से और क्या छोड़नी है। ये खुद ही बनाए गए हैं, जैसे मैंने करंट अफेयर के बना रखे थे। आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से फिर अपलोड कर देंगे। तो अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। यदि कोई त्रुटि रही भी है, कई बार ये होता है लिखा कुछ होता है, बोलने में कुछ और आ जाता है, तो उसके लिए ज़रूर क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैंने। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। शेयर करते रहिए अन्य लोगों को भी। धन्यवाद।